जय हिंद बच्चों। बच्चों, आपको सिलेक्शन वाला परिवार में आपका स्वागत है। तो बच्चों, ये हमने जो वीकली टेस्ट लेते हैं उसके स्पीड टेस्ट 3 का सॉल्यूशन आज अपन करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इफ द नंबर 1005x4 इज completely divisible by 8 then the smallest integer in place of x will be। यदि संख्या 1005x4 8 से पूर्णतः विभाजित होती है तो x के स्थान पे सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। तो बच्चों ये टॉपिक टेस्ट ऑफ डिसेबिलिटी का क्वेश्चन है। हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे 2 से डिवाइड होने के लिए हम क्या देखते हैं, यूनिट डिजिट को देखते हैं, और यूनिट डिजिट आपकी 2 से डिवाइड हो रही है तो समझ लो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 4 से डिवाइड होने के लिए हम क्या देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। लास्ट 2 डिजिट अगर मान लीजिए 2 से डिवाइड हो रही है तो नंबर 4 से डिवाइड हो रही है तो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो अंतिम दो संख्या अगर 4 से विभाजित होती है तो समझ लो नंबर 4 से विभाजित होता है। और दूसरा, या लास्ट में 2 जीरो लगे हैं तो भी नंबर 4 से डिवाइड होता है। अब 8 से जाने के लिए क्या देखते हैं अपन, लास्ट 3 डिजिट देखते हैं, ठीक है। लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट 4 से 8 से डिवाइड होती है तो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पूछ रहा है x की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी। तो हम इसकी लास्ट 3 डिजिट देखेंगे तो कितना है, 5x4 है, ठीक है। 5x4 है। अब हमको बताना है x की जगह क्या आएगा, सबसे छोटी संख्या। अब इसमें भी देखो बच्चों, दो रूल होते हैं। अगर यहाँ पे थर्ड प्लेस पर अगर इवन नंबर है, थर्ड प्लेस पर अगर इवन नंबर है तो केवल आपको लास्ट 2 डिजिट को ही डिवाइड करके देखना है, ठीक है। और यहाँ पे इवन नंबर होगा तो केवल आपको क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट बस डिवाइड करके देखना है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ऑड नंबर है, ठीक है, तब हमको क्या करना है, इसमें 4 ऐड कर देना है। जैसे ये x4 + 4 करेंगे, ठीक है, 4 ऐड करके देखना है कि ये नंबर 8 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे जैसे 0 रखेंगे तो ये कितना हो गया, 0 4 + 4 कितना आएगा, 8। 8 से डिवाइड हो जाता है, मतलब x की वैल्यू 0 रखने पर ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें 0 में हम क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे तो ये कितना आएगा, 44, ठीक है। 44 में 4 ऐड करेंगे कितना आएगा, 48। 48 भी 8 से डिवाइड होता है तो ये 4 रखने पे भी ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 4 में 4 ऐड कर देंगे कितना आएगा, 8, ठीक है। ये हो गया 84। 84 में प्लस है 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 88। 88 भी क्या होता है, 8 से डिवाइड होता है। तो x के कितने पॉसिबल मान हो गए, x के पॉसिबल मान हो गए 0 4 8। और यहाँ पे पूछा होगा कि x के कितने पॉसिबल मान होंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 3, ठीक है। अब जैसे आप चेक करके देख लो, 504 है, 504 को 8 से डिवाइड कीजिए, 8 6 48 और 8 3 24 चला जाएगा। आप यहाँ पे 4 रखिए, ठीक है, तो 8 से डिवाइड कीजिए, 8 8 से 6 8 6 48 64 चला जाएगा। यहाँ पे 8 डिवाइड कीजिए, अगर 8 7 56 24 चला जाएगा। तो x के कितने पॉसिबल मान होंगे, 3 पॉसिबल मान होंगे। तो क्वेश्चन 3 तरीके से पूछ सकता है, x के कितने संभावित मान होंगे, तब हमारा आंसर क्या आएगा, 3। x के सभी मानों का योग क्या होगा, तब हमारा आंसर क्या आएगा, 12। x के सबसे छोटा मान क्या होगा, तो हमारा आंसर आएगा 0। और x का सबसे बड़ा मान क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा आपका, 0, ठीक है। फिर से समझो, अगर यहाँ पे 8 से डिवाइड होने के लिए हमको केवल 3 डिजिट देखना है, लास्ट 3 डिजिट, ठीक है। अब लास्ट 3 डिजिट देखने के बाद भी हमको यहाँ पे देखना है कि 5x4 है ये, ठीक है। अगर यहाँ पे इवन नंबर होगा, 100 प्लेस पे अगर इवन नंबर है तो केवल आपको लास्ट 2 डिजिट को ही सॉल्व करना है, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट को ही सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तब जब यहाँ पे इवन नंबर है, और यहाँ पे अगर ऑड नंबर है तो लास्ट 2 डिजिट में आप 4 ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या, हमारा नंबर क्या हो गया है, x4 + 4। x यहाँ पे क्या है, आपका इंटीजर है, तो सबसे छोटा इंटीजर क्या लेंगे, 0।
4 + 4 कितना हो गया 8, 8 4 से डिवाइड होता है, मतलब ये नंबर 8 से चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना आएगा 44, 44 + 4 कितना हो गया 48, 48 भी 8 से डिवाइड होता है, तो सेकेंड नंबर क्या आएगा 4। फिर हम यहाँ पे 4 ऐड कर देंगे, कितना आएगा 84, 84 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 88, तो 88 भी 4 से डिवाइड होता है, तो इसके x की कितनी वैल्यू आ सकती है 048। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो इस पहले वाले का आंसर क्या आएगा 0 आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, अब अपन देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन कहता है, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 11 एंड 13 देन इट मस्ट बी नेसेसरली डिविजिबल बाय। तो कोई नंबर 11 और 13 दोनों से विभाजित होता है तो वो 11 × 13 से भी डिवाइड होगा, प्लस में नहीं होगा, 11 × 13 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे देखो 11 और 13 से कौन सा नंबर जाएगा 143, सबसे छोटा नंबर क्या होगा 143 होगा। 143 अगर हम नंबर ले लें तो ये 11 से भी चला जाएगा और 13 से भी चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इनके जो प्रोडक्ट आएगा उनसे, और ये दोनों प्राइम नंबर हैं, तो प्राइम नंबर हैं तो इन दोनों के प्रोडक्ट से जो होगा उससे क्या हो जाएगा, वो नंबर 11 और 13 दोनों से डिवाइड होगा। इसका आंसर क्या आएगा आपका 3। ठीक है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अब देखिए, अब ये क्वेश्चन देखें। इफ अ नंबर 8947A56B1 इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, यदि यह संख्या दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होती है, यदि दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होती है, जहां b एक क्या है विषम संख्या है, b आपका क्या है एक ऑड नंबर है, तो बताइए फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ यहाँ पे देखिएगा ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ a लिखा है, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो ये मिस प्रिंट हो गया है, तो आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ a। ठीक है, अगर दी गई संख्या 89475856B1 9 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो b जहाँ पे एक b क्या है विषम संख्या, ये गलत लिखा हुआ है बच्चों, विषम संख्या है, तो a के सभी मानों का, a के सभी संभावित मानों का योग क्या होगा। ठीक है, अब 9 से विभाजित होने का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, देखो सम ऑफ डिजिट, 9 का क्या है डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या आता है सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, इज डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 9। अंकों का योग 9 के पहाड़े में आना चाहिए। ठीक है, अगर अंकों का योग 9 के पहाड़े में आ रहा है तो संख्या 9 से क्या हो जाएगी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये अपने पास नंबर है 8947A56B1। ठीक है, ये संख्या आपको दी है। अब हमको ये पता लगाना है कि ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होती है कि नहीं, तो जितने 9 बन रहे हैं हम उन सबको क्या करेंगे हटा देंगे। ठीक है, जितने 9 बन रहे हैं उन सबको हम हटा देंगे, तो एक ये 9 हो गया, इसको आप हटा दो, 8 और 1 9 हो गया, इसको भी आप हटा दो, 5 और 4 9 हो गया, इसको भी आप हटा दो। अब हमारे पास क्या बचा 7 + 6 + A + B बचा। ठीक है, तो 7 + 6 कितना हो गया 13। अब हमको एक डिजिट में लाना है, तो ये कितना हो गया 4A + B, ये आंसर हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे देखो 4A + B बराबर कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए, एक कंडीशन ये हो सकती है, तो A + B बराबर कितना आ जाएगा 5। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है 4A + B बराबर 18 हो जाए, तो A + B बराबर कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि 4A + B बराबर कितना हो जाए, 4A + B बराबर कितना हो जाए 27, तो A + B बराबर कितना हो जाएगा आपका 23। ठीक है अब यहाँ पे देखो, अब B उसने फिक्स कर दिया है,
कि b का मान क्या है, विषम संख्या है, मतलब b 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और 9 हो सकता है। b के कितने पॉसिबल मान हो सकते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर b का मान 1 रखते हैं, b की वैल्यू 1 रखते हैं, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। ठीक है, b की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 4। b की वैल्यू 3 रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 2। b की वैल्यू 5 रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो a के अभी यहाँ पे कितने पॉसिबल मान हो गए, 4, 2 एंड 0। ठीक है, b की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 5। b की वैल्यू अगर आप 3 रखोगे तो a की वैल्यू क्या होगी, 2। b की वैल्यू 5 रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी होगी, 0। अब यहाँ पे हमको 14 चाहिए, तो b की वैल्यू क्या क्या हो सकती है पॉसिबल, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, अब इनका सम कितना आना चाहिए, 14। तो b की वैल्यू अगर 1 है तो a की वैल्यू हमको क्या रखना पड़ेगा, 13। b की वैल्यू अगर 3 है तो a की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 11। b की वैल्यू अगर 5 है तो a की वैल्यू हमको क्या रखना पड़ेगा, b की वैल्यू अगर 5 है तो a की वैल्यू हमको कितनी रखनी पड़ेगी, a की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 9। ठीक है, और b की वैल्यू अगर 7 है तो a की वैल्यू क्या आएगी, 7। b की वैल्यू 9 है तो a की वैल्यू क्या आएगी, 5। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर 14 लाने के लिए अगर हम b की वैल्यू 1 रखेंगे तो a कितना होगा, 13। 3 रखेंगे तो a कितना होगा, 11। 5 रखेंगे तो a कितना होगा, 9। 7 रखेंगे तो a कितना होगा, 7। और अगर आप 9 रखेंगे तो a की वैल्यू क्या होगी, 5। अब देखो बच्चों, ये क्या है, डिजिट है, ये क्या है, डिजिट है। यहाँ पे ये जो नंबर, ये क्या है, a और b क्या है आपकी डिजिट, और सबसे बड़ी डिजिट क्या होती है, 9। ठीक है, 9 से बड़ी डिजिट नहीं हो सकती। इसका मतलब a की वैल्यू 13 नहीं आ सकती क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर है। a की वैल्यू 11 नहीं आ सकती तो क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर है, तो a की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 975। अब यहाँ पे देखो 23 तो सम आ ही नहीं सकता क्योंकि a की मैक्सिमम वैल्यू 9 रखेंगे, b की मैक्सिमम वैल्यू 9 रखेंगे तो सम कितना आएगा, 18। इसका मतलब इसके बाद के सारे पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकती, तो ये सब आपका पॉसिबल नहीं है। a की मैक्सिमम वैल्यू 9 तो मैक्सिमम सम कितना आ सकता है, 18 आ सकता है, इससे ज़्यादा सम नहीं आ सकता। तो अब यहाँ पे देखो, तो a के सभी मानों का योग पूछा है तो आप जोड़ लो, 9 और 7 कितना हो गया, 16। 16 5 कितना हो गया, 21। ठीक है, 16 5 21। 21 और 4 कितना हो गया, 25। और 2 कितना हो गया, 27। तो a के सभी मानों का योग कितना आएगा, 27। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 27। ठीक है, तो बच्चों ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे देखो, इसमें आपका थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आपको इस पे प्रैक्टिस करना है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, कि और आप CDS का एग्जाम दे रहे हैं तो ये तो पक्का है कि इस टाइप का आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और हमेशा अपन को क्या करना है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सीख रहे हो, मतलब बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हो, तो आप CDS के पेपर को सॉल्व करोगे तो आपको पूरे क्वेश्चन उसी में से आते हैं। ठीक है, तो हमने ये जो पेपर है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके CDS के भी हैं, और अगर आपने CDS के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है तो समझ लो आपको पूरे क्वेश्चन मैथ्स के बनेंगे। ठीक, तो ये थर्ड क्वेश्चन था जिसका आंसर कितना आएगा, 27 आएगा। इसमें क्या पूछा है, a के सभी संभावित मानों का योग क्या होगा। तो a के संभावित मान क्या हो सकते हैं, 4, 2, 9, 7, 5 और 0। तो अब ये पूछेगा a के कुल कितने संभावित मान होंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6। a के कुल कितने संभावित मान होंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा, 6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, अब देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम। तो ये क्या बोल रहा है कि एक नंबर है जो इस प्रकार लिखा गया है, किस प्रकार, 1 2 3 4 5 6 7, और इसको लिखने में कुल कितने यहाँ पे देखो बच्चों ये क्या लिखा है, डिजिट लिखा है। इसको लिखने में हमको कितने डिजिट का यूज किया, हमने 97 डिजिट का यूज किया है। अब देखो, एक होता है डिजिट, एक होता है संख्या, एक होता है संख्या, मतलब इसको हम बोलते हैं नंबर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर। और एक होती है डिजिट, इसको हम क्या बोलते हैं, अंक।
तो दो चीज में आपको अंतर मालूम होना चाहिए। जैसे देखो ये लिखा है 153, तो ये एक संख्या है। 153 क्या है? एक संख्या है। लेकिन कितने अंकों की है? तो हम बोलेंगे 3 अंकों की है। ठीक है, तो इसमें ये संख्या कितनी है? एक है। नंबर कितना है? एक। लेकिन इसमें डिजिट कितनी है? तो इसमें डिजिट कितनी है? 3। ठीक है, तो हम बोलेंगे इस संख्या को लिखने में हमने कितने डिजिट का यूज किया है? तो हम बोलेंगे 3 डिजिट का यूज किया है। ठीक है, इस संख्या को लिखने में हमने कितने डिजिट का यूज किया है? 3 डिजिट का यूज किया है। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक संख्या होती है और एक क्या होती है? डिजिट। तो डिजिट का मतलब 153, ये क्या है? डिजिट है। तो इस संख्या को लिखने में हमने कितने डिजिट का यूज किया? 3 डिजिट का यूज किया और एक संख्या है। अब इसी चीज का आपको क्या करना है? इसको यहाँ पे यूज करना है। इस संख्या को लिखने में हमने टोटल 97 डिजिट का यूज किया है। तो इसको बताना है कि यह संख्या को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, मतलब हमको ये बताना है कि रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, तो देखो 16 से डिवाइड करने के लिए हमको क्या चाहिए? लास्ट 4 डिजिट चाहिए। 60 से डिवाइड करने के लिए हमको कितना चाहिए? लास्ट 4 डिजिट चाहिए। ठीक है, तो हमको इसकी लास्ट 4 डिजिट निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमको ये क्या दिया है बच्चों? ये आपकी इस संख्या को लिखने में टोटल 97 डिजिट का यूज किया गया है। ठीक है, अब देखो मतलब ये संख्या ऐसी लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर उसके बाद क्या लिखा है? यहाँ पे देखो बच्चों एक चीज और गलत है, यहाँ पे ये 10 है। ठीक है, 10 11 12 13 ऐसा लिखा हुआ है। तो देखो 9 तक लिखने में तो हमको 9 डिजिट का यूज किया। फिर 10 को लिखने में हमको कितने डिजिट लग गए? 2। 11 को लिखने में कितने डिजिट लग गए? 2। 12 को लिखने में डिजिट कितने लग गए? तो हम बोलेंगे अगर हमने यहाँ तक ही लिखी होती, अगर ये संख्या यहाँ तक ही होती, तो इसको लिखने में कितने डिजिट हो गए? 9 11 13 और 15। तो इस संख्या को लिखने में हमको कितने डिजिट का यूज करना पड़ा? 15 डिजिट का। ऐसी संख्या लिखी है और इसको लिखने में टोटल 97 डिजिट का यूज करना पड़ा है। तो हमको इसकी पहले क्या निकालना पड़ेगी? लास्ट 4 डिजिट। तो देखो टोटल 97 डिजिट लगी हैं, तो 1 से 9 तक लिखने में कितने डिजिट लग गए? 9 डिजिट। 1 से 9 तक लिखने में कितने डिजिट लग गए? 9। टोटल डिजिट कितनी लगी है? 97। तो 97 में से आप 9 माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 88। ठीक है, 97 में से 9 माइनस करेंगे, कितना बचा? 88। अब हमारे पास 88 डिजिट और हैं। ठीक है, 88 डिजिट से हमने कितने अंकों की संख्या लिखी होगी? 2 अंकों की। तो 88 डिजिट से हम 2 अंकों की कितनी संख्या लिख सकते हैं? 44 संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, 44 नंबर और लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो 88 डिजिट से हम कितने लिख सकते हैं? 44। 44 ये और 9 शुरू के ऐड कर दो, कितना आएगा? 53। तो इस नंबर की लास्ट 4 डिजिट क्या होंगी? इस नंबर की लास्ट 4 डिजिट होगी 53 52। उसके पहले क्या आएगा? 51। उसके पहले क्या आएगा? 50। तो हमको केवल लास्ट 4 डिजिट का यूज करना है, क्योंकि 16 से डिवाइड करने के लिए केवल लास्ट 4 डिजिट की जरूरत पड़ती है। तो 52 को अगर आप 53 से डिवाइड करेंगे तो 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो देखिए इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 16 3 जा कितना हो गया? 48। ठीक है, यहाँ पे हो गया 45। 16 2 जा कितना हो जाएगा? 16 2 जा 32। कितना आता है? 133। और 16 8 जा 128। तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है बच्चों? इसकी लास्ट 4 डिजिट निकालना है। लास्ट 4 डिजिट क्या होंगी ये हमको पता लगाना है। तो हमको क्या मालूम है? 1 से 9 तक लिखने में 9 डिजिट यूज करना पड़ेगी, और टोटल इसको लिखने में 97 डिजिट का यूज किया गया है। टोटल इसको लिखने में कितनी डिजिट लगी हैं? 97 डिजिट लगी हैं। तो 97 में से हमने 9 डिजिट माइनस कर दी, तो बची कितनी है आपके पास? 88 डिजिट। अब 88 डिजिट से हमने कितने डिजिट के नंबर लिखे हैं? 2 डिजिट के नंबर। तो 88 डिजिट से 2 डिजिट के कितने नंबर लिख पाएंगे? 44 नंबर लिख पाएंगे। तो 44 ये और 9 और, तो मिलके कितना हो गया? 53।
तो इस नंबर की लास्ट 2 डिजिट क्या होगी 53, उसके पहले क्या आएगा 52। तो हमको अब 52 53 को अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना हो गया 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि what is the least value of x such that number is perfectly divisible by 12। तो देखो 12 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी नहीं होता है, क्योंकि 12 के हमको ऐसे फैक्टर देखना है, 12 के ऐसे फैक्टर देखो जिनका HCF 1 आता हो। ठीक है, जिनका HCF कितना होता है, ऐसे फैक्टर देखना है जिनका HCF कितना होता है 1। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे 4 और 3। ठीक है, हमको 12 के ऐसे फैक्टर देखना है जिनका HCF कितना आ जाए 1। तो ऐसे फैक्टर क्या होंगे आपके 4 और 3। अगर नंबर 4 से भी चला गया और नंबर 3 से भी चला गया तो नंबर 12 से भी डिवाइड होगा। बोथ से डिवाइड होना चाहिए, 4 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तो नंबर क्या हो जाएगा 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड होने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, 4 से डिवाइड होने के लिए क्या देखना पड़ेगा लास्ट 2 डिजिट, और 3 से डिवाइड होने के लिए हमको क्या देखना पड़ता है सम ऑफ डिजिट। ठीक है, सम ऑफ डिजिट। 3 से डिवाइड होने के लिए क्या देखना पड़ता है सम ऑफ डिजिट। तो देखो इस नंबर में लास्ट 2 डिजिट कितनी है 24। तो 24 तो 4 से चला जाता है, तो पहली कंडीशन तो आपकी फुलफिल हो गई। अब हमको सेकंड कंडीशन देखनी है सम ऑफ डिजिट। तो जितने 3 के टेबल में नंबर आ रहे हैं उनको आप अलग कर दो। ये कितना हो गया 6, इसको आप अलग कर दीजिए। 4 और 2 6, इसको भी आप अलग कर दीजिए। बचा कितना 7x3। इनका सम कितना हो गया 10, मतलब 1 प्लस x। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 2। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 2 रखेंगे तो कितना आएगा 3। तो x का मान क्या आएगा आपका 3 आएगा। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x, मतलब x की लीस्ट वैल्यू क्या आएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ देखो 5 + 1 6 हो गया, इसको आपने हटा दिया। 2 + 4 6 हो गया, इसको हटा दिया। 7 + 3 कितना होता है 10। 0 + 1 कितना आएगा 1। तो x के साथ हमको क्या रखना पड़ेगा 2। लीस्ट वैल्यू पूछिए। अब ये बोलेगा x के कितने पॉसिबल वैल्यू होंगी, तो x की कितनी पॉसिबल वैल्यू होगी, तो लीस्ट वैल्यू क्या आ गई 2। 2 में 3 ऐड कर दो कितना आएगा 5। 5 में 3 ऐड कर दो कितना आएगा 8। ठीक है, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11। 2 डिजिट का नंबर हो गया, तो हमको केवल कितनी पॉसिबल वैल्यू मिलेंगी 3 पॉसिबल वैल्यू मिलेंगी। फिर यही है 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला पूछेगा कि x की कितनी पॉसिबल वैल्यू होगी, तो हमारा आंसर आएगा 3। x के सभी पॉसिबल वैल्यू का सम क्या होगा, तो सम कितना आएगा 8 5 13 2 15। तो सम कितना आएगा 15। सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी 2, सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी 8। ठीक है, तो आपको इतने 3 क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। तो अभी हमारा आंसर क्या आएगा D2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे बोलता है एक 11 डिजिट का नंबर है जो 90 से परफेक्टली डिवाइड होता है, तो इसकी वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो 90 के हमको ऐसे फैक्टर देखना पड़ेंगे जिसका HCF कितना आ जाए 1 आ जाए। 90 के ऐसे फैक्टर देखो जिनका HCF कितना आता हो 1। तो ये क्या होंगे 9 और 10। ठीक है, 9 और 10 दो फैक्टर होंगे जिनका HCF कितना आता है 1। तो अगर नंबर 9 से भी जा रहा है और नंबर 10 से भी जा रहा है तो नंबर 90 से भी चला जाएगा। अब 10 से अगर नंबर डिवाइड हो रहा है तो इसके यूनिट प्लेस पर क्या आना चाहिए 0, है ना। 10 से डिवाइड हो रहा है तो यूनिट प्लेस पर कितना आना चाहिए 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया 0 हो गया। यूनिट प्लेस पर आपका क्या हो गया 0। अब हमको चेक करना है 9 से। ठीक है, यूनिट प्लेस पे आपका 0 हो गया। अब हमको क्या चेक करना है 9 से चेक करना है। ठीक है, तो 9 से चेक करने के लिए अब आप देख लीजिए, ये तो वैल्यू आपकी 0 हो गई, तो इसका आपको वैल्यू निकालना था। तो अब यहाँ पे हमको क्या आएगा 4 का मल्टीपल वाला आंसर सही होगा। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू तो आपकी 0 हो गई है, y की वैल्यू 0 हो गई, तो हमको केवल क्या चेक करना है 4 का मल्टीपल चेक करना है। तो 4 के टेबल में 21 आता नहीं है,
4 के टेबल में 16 आता है और 25 आता है। ये दो वैल्यू में से ही कोई एक वैल्यू होगी, ठीक है। या तो आपका आंसर 16 होगा या फिर आपका आंसर क्या होगा 24। ये दोनों वैल्यू आपकी नहीं आ सकती। अब हम ये चेक, दो ऑप्शन आ गए इसलिए हमको चेक भी करना पड़ेगा। तो 9 से देखो ये 9 हो गया है तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। 7 2 9 हो गया तो इसको भी आप कैंसिल कर दीजिए। 9 हो गया, इसको भी आप कैंसिल कर दीजिए। अब बचा 8 और 6 14, 14 और 4 कितना हो गया 18, ठीक है। 8 और 6 14, 14 और 4 कितना हो गया 18। तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा 3 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 6, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 6 आएगी। तो 6 यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना आएगा आपका 24। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 24, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन बोल रहा था 90 से परफेक्टली डिवाइड होना चाहिए। 90 से डिवाइड होने के लिए वैल्यू को 9 और 10 से जाना चाहिए, ठीक है। तो 10 से आने के लिए यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए 0, तो y की वैल्यू हो गई 0। अब हमको x की वैल्यू और निकालना है, ठीक है। पहले हम ऑप्शन चेक कर लेंगे, अगर एक ही ऑप्शन 4 का मल्टीपल होता है तो आगे करने की आपको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसमें दो ऑप्शन है तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। अब हमको चेक करना है 9 से, तो 5 और 4 कितना हो गया 9, इसको आप हटा दीजिए। 7 और 2 9, इसको भी आप हटा दीजिए। ये 9 भी हट गया। 14 और 4 18, इसको भी हटा दीजिए। बच्चा क्या 3 प्लस एक्स, तो एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 6। तो 6 4 जो है कितना हो गया 24। तो इसका आंसर कितना आएगा 24 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बोलते, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको देखते हैं। अब देखो, हाउ मेनी पेयर ऑफ ए एंड बी आर पॉसिबल इफ द नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 9। तो ए और बी के कितने युग्म बनेंगे यदि दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है। तो देखो हमको 9 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। अंकों का योग क्या होना चाहिए 9 के टेबल में आना चाहिए। तब देखिए इसमें, अब ये नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। 7 6 3 A1B2, ये आपके पास नंबर है। अब यह नंबर 9 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो जितने 9 बन रहे हैं आप उनको हटा दीजिए। तो ये एक 9 हो गया, इसको आपने हटा दिया, इसको भी आपने हटा दिया। हमारे पास क्या बचा 1A प्लस बी, ठीक है। 1A प्लस बी का सम कितना आना चाहिए, या तो 9 आ जाए, या 18 आ जाए, या फिर 27 आ जाए, या फिर 36 आ जाए। ऐसा कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है। तो देखो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 8, ठीक है। a प्लस बी बराबर कितना हो सकता है, 1 इधर माइनस कर देंगे कितना आएगा 8। a प्लस बी बराबर कितना हो सकता है 17, है ना। और a प्लस बी बराबर कितना होगा 26, ठीक। 1 ये माइनस करेंगे तो यहाँ 17 और ये कितना है 26। अब देखो a क्या है डिजिट है, और सबसे बड़ी डिजिट क्या होती है 9। तो a सबसे बड़ा है कि a का सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है 9, और b की भी सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है 9। तो इनका मैक्सिमम सम कितना आ सकता है 18, ठीक है। इनका मैक्सिमम सम कितना आ सकता है 18। तो हमको 26 तो मिल नहीं सकता, इसका मतलब इसके बाद की वैल्यू सम पॉसिबल नहीं है, केवल यही दो पॉसिबल वैल्यू है। अब देखो अगर a और b का सम 8 है तो कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, a को 0 लिख लो, b को 8 लिख दो, a को 1 लिख दो, b को 7 लिख दो, है ना। a को 2, b को हम क्या लिख लेंगे 6, a को 3, b को 5, ठीक है। और a और b दोनों क्या हो जाए 4 और 4 हो जाए, ठीक है। तो ये आपकी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है कि a को 0, b को 8, a को 1, b को 7, a को 2, b को 6, a को 3 और b को 5, और ये कितना हो गया 4 प्लस 4 भी कितना होता है 8। अब ये देखो यहाँ पे a, और उल्टा ऐसा भी हो सकता था, a को 8 ले लें, b को 0 ले लें, a को 7, b को 1, a को 6, b को 2, और a को 5, b को 3, और 4 प्लस 4 तो सेम ही रहेगा। तो अभी तक कितनी पॉसिबल वैल्यू हो गई 4, 4 का डबल कर देंगे कितना हो गया 8, और a कितने हो गई 9। तो यहाँ पे हमारे को कितनी पॉसिबल पेयर बन रहे हैं 9 पेयर बन रहे हैं, ये 4 और इसका डबल कर देंगे 8 और ये एक 9, ठीक है। 4 प्लस 4 भी कितना होता है 8। तो पॉसिबल कितने पेयर हो गए अभी तक 9।
अब 17 लाने के लिए देखो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट का नंबर लिख सकते हैं। 9 + 8 17 होता है। उसके बाद 9 के बाद क्या आएगा 10। 10 कितने डिजिट का नंबर हो गया 2 डिजिट का। तो एक ये पेयर हो गया और दूसरा पेयर क्या जाएगा 8 + 9 17 होता है। तो यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे 2। तो पॉसिबल कितने हो गए आपके 9 + 2 कितने हो गए 11। तो a + b के कितने पेयर बन सकते हैं तो 11 पेयर बन सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो a और b के कितने पेयर बन सकते हैं 11 पेयर बन सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये एक क्वेश्चन अभी अपन ने पहले सॉल्व किया था। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो इसमें और उसमें क्या अंतर था, यहाँ पे ये क्या लिखा है नंबर लिखा है, ये एक नंबर है और उसमें क्या लिखा था डिजिट। ठीक है, ये क्या है आपकी संख्या है। वो किस प्रकार लिखी गई है, ये नंबर किस प्रकार लिखा गया है, इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर इसके बाद 10, ठीक है 11, ऐसे करके लास्ट 2 डिजिट इसकी कितनी है 93 है। ठीक है, और यहाँ पे अंक नहीं लिखा है, ये एक संख्या है जो इस प्रकार लिखी गई है। अब इस संख्या को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, यहाँ पे शेषफल लिखा है और विभाजित लिखा है, ये विभाजित है, ये गलत लिख दिया है। डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब ये एक संख्या है, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है इसकी 93, उसके पहले क्या आएगा 92, उसके पहले क्या आएगा 91। अब 16 से डिवाइड करने के लिए हमको केवल लास्ट 4 डिजिट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम 9293 को 16 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 5 से कितना होता है 80। ठीक है, यहाँ पे हो गया 129। ठीक है, 16 8 जा 128, कितना आएगा 13। अब 13 16 से छोटा नंबर है तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा 13 बचेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 13 आएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है बच्चों, ये अंक लिखा है, अगर अंक लिखा होता तो हमको फिर इसको सॉल्व करना पड़ता। यहाँ पे क्या लिखा है संख्या लिखी है, संख्या लिखी है तो आपको केवल लास्ट 2 डिजिट देखना है और उसके बाद इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले जैसे ही है, केवल इसमें यहाँ पे उसने संख्या लिख दिया, उसके पहले वाले क्वेश्चन में डिजिट लिखा था। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। What is the value of a so the number is divisible by 72। अब 72 के हमको फैक्टर देखना है, जो 72 ऐसे फैक्टर देखना है जो क्या होते हो जिनका HCF 1 आता हो। 72 के आपको ऐसे फैक्टर देखना है जिनका HCF कितना आता हो 1। तो 72 के ऐसे फैक्टर आप देखिए जिनका HCF कितना आता है 1 आता है। तो ऐसे फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके HCF इनका 1 आना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर क्या होंगे 9 और 8। ठीक है, तो अगर नंबर 9 से भी डिवाइड होता है और नंबर 8 से भी डिवाइड होता है तो नंबर क्या हो जाएगा आपका 72 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 8 से डिवाइड होने के लिए हमको क्या देखना पड़ता है लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, 8 से डिवाइड होने के लिए हमको क्या देखना पड़ता है लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, और 9 से डिवाइड करने के लिए क्या देखना पड़ता है सम ऑफ डिजिट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 5 6 5 6 8 5 2 है। ठीक है, अब इसमें लास्ट 3 डिजिट है, निकालने की जगह इससे अच्छा 8 से चेक करने की जगह हम क्या डायरेक्ट चेक कर लेते हैं 9 से। डायरेक्ट हम किससे चेक कर लेते हैं 9 से चेक कर लेते हैं। तो सम ऑफ डिजिट आप इसको निकाल लीजिए कि सम ऑफ डिजिट कितना हो गया। तो ये कितना हो गया 5 10, ठीक है, और 6 6 5 16 और 2 18। ये हो गया 10 16 और 2 कितना हो गया 18। बचा कितना 6 और 5, तो ये कितना हो गया 11 मतलब 2 + a। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। a की वैल्यू कितनी आएगी 7 हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 750 या a की जगह 7। तो हम 8 से चेक नहीं करेंगे क्योंकि इसमें एक ही अननोन क्वांटिटी है, तो हम इसको डायरेक्ट किससे सॉल्व करेंगे 9 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन है 72 से परफेक्टली डिवाइड होती है तो a की m 4m - 3n की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए
यह नंबर 72 से परफेक्टली डिवाइड होता है, तो हमको ये चेक करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो बच्चों, हमने बताया था कि लास्ट 3 डिजिट चेक करना है, ठीक है। 6, 7, 8 n है, ठीक है। तो इसकी लास्ट 3rd डिजिट क्या है इसकी? 7, मतलब ऑड है। ये डिजिट इसकी क्या है? ऑड। तो इसमें हमको 4 ऐड करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो 8n है और प्लस आपको क्या करना पड़ेगा? 4। तो n की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा? 84। n की वैल्यू 4 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा? 88। 88 देखो, n की वैल्यू अगर हम 4 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा? 88। 88 8 से डिवाइड होता है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4, और कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी आप 7, 8 n को अगर आप 8 से डिवाइड करो तो 8 9 जा कितना हो गया? 72। 8 9 जा कितना हो गया? 72। बचेगा कितना? 6। 6 के साथ 8 के टेबल में देखोगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 8 जा 64। तो 6 के साथ क्या आता है? 4। तो आपका आंसर क्या आएगा? 4। तो n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 4 हो गई। तो n की जगह आप 4 रख दीजिए। n की जगह आप क्या रख दीजिए? 4। अब इसको आपको चेक करना है कि ये नंबर 9 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो जितने 9 बन रहे हैं उनको आप हटा दीजिए। 9 6 3 9, ये भी हट गया, ठीक है। और 5 और 8, अब इसमें से और कोई 9 नहीं बनेगा। तो 8 और 5 कितना हो गया? 13। 13 और 7, 13 और 7 कितना हो गया? 20, 24 और 8 कितना हो जाएगा? 32, ठीक है। 32, 3 और 2 कितना हो गया? 5। तो m की वैल्यू कितनी आएगी? 4, ठीक है। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 4। तो n की वैल्यू भी 4 आ रही है और m की वैल्यू भी 4 आ रही है। देखिए, ये 9 आपने हटा दिया, ये 9 हटा दिया, बाकी अब इसको ऐड करना है। 8 और 5 13, ठीक है। 13 और 7 कितना हो गया? 20, और 8 28, और 4 32, और 3 और 2 कितना हो गया? 5। तो n की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 4। तो अब इसमें आप यहाँ पे कितना m की जगह 4 रखेंगे? 16 माइनस 12 कितना आएगा? 4। तो इसका आंसर आपका कितना जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका? 4 आएगा। तो देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। 11 क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि एक 9 अंक की संख्या 389P 3678Q यह नंबर 36 से परफेक्टली डिवाइड होता है, तो इसका मान आपको निकालना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमको निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, 36 से डिवाइड होता है तो हमको 36 के ऐसे फैक्टर देखना है। 36 के आपको ऐसे फैक्टर देखना है जो आपके क्या होते हैं, जिनका एचसीएफ कितना है? 1, ठीक है। तो 36 के ऐसे फैक्टर जिनका एचसीएफ 1 आ जाए वो क्या होंगे? 4 और 9, ठीक है। 4 से जाने के लिए हमको मालूम है लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए? 4 से डिवाइड होना चाहिए। बेटा बच्चों देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप 36 को बहुत अच्छे से सॉल्व करो। 72, 88, ठीक है, इन पे ही ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 36, 72 और 88 पे, ठीक। तो 36 से जाने के लिए क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट। तो लास्ट 2 डिजिट, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन भी दी है कि Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4 से बड़ी होनी चाहिए, इक्वल टू भी नहीं है, 4 से ग्रेटर देन। तो देखो यहाँ पे 8 है, तो 8 के साथ 0 रखेंगे तो भी 4 से चला जाएगा, 84 भी चला जाएगा और 88 भी चला जाएगा। तो ये दो पॉसिबल वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि Q की वैल्यू 4 से बड़ी होना चाहिए। तो Q की वैल्यू क्या हो गई? 8 हो गई, ठीक है। तो Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 8। अब हमको आगे चेक करना है 9 से। तो जितने 9 बन रहे हैं इनको आप हटा दीजिए। ये एक 9 हट गया, 6 3 9 हट गया, ठीक है। 7 8 15 और 3 18, ये भी हट गया आपका। अब आपके पास देखो 7 और 8 15 3 18, अब आपके पास क्या बचा है? Q 8 और 8, ठीक है। तो ये हो गया 16, 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, ठीक है। यहाँ पे 16 हो गया तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो P की वैल्यू आप 2 रख दीजिए। P की वैल्यू 2 कितना आ जाएगा? 22, और Q की वैल्यू 8, 56 मिलके कितना आएगा? 78। तो इसका आंसर कितना आएगा? 78।
तो आंसर कितना जाएगा आपका √78। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था 36 से। मतलब आपको ऐसे फैक्टर देखना पड़ेगा जिनका HCF 1 आ रहा है, एक 4 और 9 हो गया। 4 से आने के लिए लास्ट 2 डिजिट देखिए, लेकिन यहाँ पे कंडीशन बोला है Q की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। अब 9 से चेक करना है, तो सब जितने 9 हैं उसको आप हटा दीजिए। 9 6 3 9, 7 और 8 7 और 8 15 और 3 18। अब आपके पास क्या बचा है 7 8 और P, तो P 8 8, तो इनका सम ये कितना हो गया 16 7, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, यहाँ पे कितना जाएगा 7, तो P की वैल्यू आ गई 2। सॉल्व करेंगे, आंसर कितना जाएगा √78। तो इसका आंसर कितना आएगा √78। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको प्राइम नंबर के बारे में अगर थोड़ा सी प्रॉपर्टी मालूम होगी तो आपको बन जाएगा। ठीक है, देखो ये क्या बोलता है, n² - 33, n² - 31 और n² - 29 आर प्राइम नंबर। ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ n? ठीक है, वेयर n इज एन इंटीजर, n एक इंटीजर है, तो n के संभावित मानों की संख्या बताइए। ये आप ध्यान से पढ़िए, यहाँ क्या बोला है, n के संभावित मानों की संख्या बताइए। व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n? ये नहीं पूछा है n का मान क्या होगा। ठीक है, n का मान क्या होगा ये नहीं पूछ रहा है, ये बोल रहा है n के संभावित मानों की संख्या बताइए। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, प्राइम नंबर में हमको कुछ चीजें मालूम होना चाहिए। 1 इज नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका क्या होता है, केवल एक ही फैक्टर होता है। ठीक है, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, 2 एक सम अभाज्य संख्या है, ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो 2 एक सम अभाज्य संख्या है। फिर तीसरा आपको यहाँ मालूम 2 and 3 आर कंजिकेटिव प्राइम नंबर, कंजिकेटिव प्राइम नंबर। ठीक है, 2 और 3 दो लगातार अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसके बाद आप याद रखिए तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, 3 5 7। 3 5 7 आर 3 कंटिन्यूस ऑड प्राइम नंबर हैं। ठीक है, 3 5 7 3 कंटिन्यूस नंबर हैं, ऑड नंबर हैं जो कि प्राइम नंबर हैं। तो इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे लिखा रहेगा ABC आर 3 कंजिकेटिव ऑड प्राइम नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ A² + B² - C², ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। तो बोल रहा है ABC आर कंजिकेटिव ऑड प्राइम नंबर है, तो A की वैल्यू क्या होगी 3, B की वैल्यू क्या होगी 5 और C की वैल्यू क्या होगी 7। तो यहाँ पे भी देखिए बच्चों, अगर हम इसको x मानते हैं तो ये x है, तो ये x प्लस कितना हो गया 2 हो गया, और ये x प्लस कितना हो गया 4। तो अगर हम 3 को x मानेंगे तो ये x है, तो ये कितना है x प्लस 2 है, और ये x प्लस कितना है 4 है। और 3 को आप x मानोगे तो ये x प्लस 2 है, ये x प्लस 7 है। तो इसका मतलब इसका हम किसी को भी इसको हम क्या मान सकते हैं, अगर हम इसको 3 मानते हैं, यहाँ पे देखो n² - 33 बराबर हम 3 लिख लेते हैं। n² - 33 बराबर अगर हम 3 लिखते हैं तो n² बराबर कितना जाएगा, n² बराबर कितना जाएगा 36। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू आएगी ±√36, तो n की वैल्यू क्या आएगी +6। अगर आप n² बराबर 31, n² - 31 बराबर 5 ले लोगे तो n² बराबर कितना आया फिर 36, तो n की वैल्यू क्या जाएगी +6। तो अगर ये नहीं पूछ रहा है n की वैल्यू क्या होगी, n का मान क्या होगा ये नहीं पूछा। अगर n का मान पूछता तो आपका आंसर +6 या -6 कुछ भी आ सकता था, लेकिन बोल रहा है n के कितने संभावित मान होंगे, तो n के कितने संभावित मान होंगे 2।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जल्दी जल्दी में अपन क्या करते हैं, 6 आंसर लगा देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे 6 रखेंगे, 6 में 33 गया, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 33 गया कितना जगह 3, 36 में 31 गया 5, 36 में 29 गया 7। तो हमको लगता है कि n का मान क्या आएगा 6। देखिए यहाँ पे उसने n का मान नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है n के संभावित मानों की संख्या। तो n के संभावित मानों की संख्या कितनी होगी, 2। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, 2 पेज में है, इसे समझ लीजिए। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100। 3 प्राइम नंबर का सम कितना है, 100 है। इफ वन ऑफ देम एक्सीड अनदर बाय 36, then the number of then the one of the number is। 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें क्या लिखा है, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। ठीक है, 3 अभाज्य संख्याओं का योग फल 100 है। तो विशेष तौर पे आप याद रखिए कि ये क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है। तो एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से कितना अधिक है, 36 अधिक है। तो इन संख्याओं में से एक की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है। तो बच्चों अब इसके लिए आपको बेसिक बहुत मालूम होना चाहिए। ठीक है। तो देखो, आप 2 नंबर को चाहे अपन ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, हमेशा आंसर क्या आएगा आपका, इवन आएगा। जैसे देखो 1 + 3 कितना होता है 4, 5 - 3 कितना होता है 2। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, अगर 2 ऑड नंबर को 2 विषम संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमको हमेशा क्या मिलती है, सम संख्या मिलती है। ठीक है, 2 विषम संख्याओं को अगर हम घटाएंगे या जोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, सम संख्या मिलेगी। इसी प्रकार 2 इवन नंबर को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा। जैसे देखो 4 + 2 कितना हो गया 6, 4 - 2 कितना हो गया 2। मतलब 2 इवन नंबर को हम ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, हमारा आंसर कितना आएगा, इवन ही आएगा। लेकिन अगर एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर को हम प्लस माइनस करेंगे तो हमेशा हमको क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। जैसे आप देख लीजिए 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। ये ऑड नंबर है, इवन नंबर है, तो हमको कितना मिल रहा है 7। 5 - 2 कितना आ रहा है 3। इसका मतलब एक ऑड और एक इवन नंबर को अगर हम प्लस और माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है। मतलब 2 विषम संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमको सम संख्या मिलेगी, 2 सम संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगी, सम संख्या मिलेगी। लेकिन एक विषम संख्या और एक सम संख्या को जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगी, विषम संख्या। अब यहाँ पे सम और विषम संख्या की बात नहीं कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर में देखो आपको मालूम है प्राइम नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, 19, ठीक है, फिर आपका आएगा 17, 19, ठीक है, तो आपका 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये सब आपके प्राइम नंबर हैं। तो देखो अगर हम 2 को छोड़ दें तो सारे प्राइम नंबर आपके क्या होते हैं, ऑड होते हैं। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। तो 2 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सब क्या होंगे, आपके ऑड होंगे। इसका मतलब यहाँ पे 3 प्राइम नंबर हैं। अब समझिए बच्चों, ये क्वेश्चन को 3 प्राइम नंबर हैं। ठीक है, हमारे पास कितने प्राइम नंबर हैं, 3। तो अगर हम तीनों प्राइम नंबर को ऑड मान लें, तीनों प्राइम नंबर को अगर हम ऑड मान लें, ठीक है, तो हमको यहाँ पे सम क्या मिलेगा ये देखते हैं। तो 2 ऑड नंबर को सम करेंगे तो कितना मिलेगा, इवन। ठीक है, एक इवन और एक ऑड को सम करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ऑड नंबर मिलेगा। 2 विषम संख्या, ये भी विषम संख्या है और ये भी विषम संख्या है, 2 विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगी, सम संख्या। और एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगी, विषम संख्या। लेकिन 100 हमारा क्या है, इवन नंबर है। इसका मतलब कि यहाँ पे तीनों प्राइम नंबर हमारे ऑड नहीं है।
ठीक है, तीनों प्राइम नंबर ऑड नहीं है, क्योंकि तीन ऑड प्राइम नंबर को ऐड करते तो हमको ऑड नंबर मिलता, जबकि यहाँ पे ये क्या 100 क्या है, इवन नंबर है। इसका मतलब इसमें से कोई एक प्राइम नंबर इवन है, और इवन प्राइम नंबर केवल 2 ही होता है, तो हम किसी को भी क्या मान लेंगे, इवन प्राइम नंबर में हम किसी को भी क्या मान सकते हैं, 2। एक प्राइम नंबर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है, क्योंकि एक प्राइम नंबर इवन है, तो इसका मतलब इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, 2। एक संख्या हमारी क्या हो गई, 2। अब क्या बोलता है, और दूसरी एक संख्या किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है, मगर एक नंबर मतलब अगर x है तो दूसरा नंबर कितना है, x प्लस 36 है, तो एक नंबर x है और दूसरा नंबर x प्लस 36 है, बराबर कितना आना चाहिए, 100। तो 2x बराबर 100 माइनस 38, तो 100 में से 38 गया, कितना बचेगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 2, 9 में से 3 गया 62, तो 2x बराबर 62, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 31। तो एक प्राइम नंबर हमारा क्या हो गया, 2, एक प्राइम नंबर तो इवन हो गया 2, दूसरा नंबर कितना हो गया 31, और तीसरा नंबर कितना हो गया 67, ठीक है, तो तीसरा नंबर हमारा क्या हो गया 67। अब हमको इसमें देखना है कि कौन सा आंसर हमको दिया हुआ है, तो इसमें कोई भी नहीं दिया, 2 भी नहीं है, 31 भी नहीं है, 67 भी नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, नन ऑफ दीज। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये इसमें ऑड नंबर को आपको ध्यान रखना है कि 3 ऑड नंबर होंगे, उसमें से एक आपका क्या होगा, एक आपका इवन होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एक नई चीज बात आई है बच्चों, यहाँ पे एक लिखा है रिलेटिव प्राइम नंबर, ठीक है, ये क्या लिखा है आपका, रिलेटिव प्राइम नंबर, आपेक्षित अभाज्य संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे सापेक्ष अभाज्य संख्या या आपेक्षित अभाज्य संख्या, ये एक होता है। तो देखो, एक होता है बच्चों को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर का मतलब होता है सह अभाज्य संख्या, ठीक है, सह अभाज्य संख्या, ठीक है। और एक होता है आपका रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं आपेक्षित अभाज्य संख्या, आपेक्षित अभाज्य संख्या, ठीक है। और तीसरा होता है आपका ट्विंस प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर। ये 3 चीज के बारे में आपको अच्छे से, जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है, तो ये 3 चीज के बारे में आपको मालूम थी। ये लगभग एक ही जैसा होता है, इन दोनों की डेफिनेशन में थोड़ा ही सा अंतर होता है। आप ये मान लीजिए को प्राइम नंबर भी क्या होते हैं, ऐसी 2 संख्या जिनका HCF 1 आता हो, जिनका महत्तम समावर्तक 1 आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। और रिलेटिव प्राइम नंबर में भी वही है कि ऐसी 2 संख्या जिनका HCF 1 आता है, उनको हम क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, सेम डेफिनेशन होती है। HCF आपको कितना मिलना चाहिए, 1। अब जैसे देखो बच्चों, यहाँ पे 7 और यहाँ पे लिखा है 5, ठीक है, ये, और दूसरा नंबर लिखा है 11 और यहाँ पे लिखा है 17, ठीक है। तो ये देखो, 7 के फैक्टर क्या आएंगे, 7 इंटू 1, और 5 के फैक्टर क्या आएंगे, 5 इंटू 1, दोनों का HCF कितना आ गया, 1, दोनों का HCF कितना आ गया, 1। तो इसको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर, इसको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। ऐसे ही 11 के फैक्टर क्या आएंगे, 11 इंटू 1, 17 के फैक्टर क्या आएंगे, 17 इंटू 1, तो इनका भी HCF कितना आ रहा है, 1। तो ये भी आपका क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गए। अब रिलेटिव प्राइम नंबर में भी HCF कितना आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो सकता है, जैसे 4 है और 9 है, ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है, ये दोनों क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या भी बोलते हैं, संयुक्त संख्या भी बोलते हैं। तो भाज्य संख्या है, अब भाज्य संख्या है, लेकिन इन दोनों का HCF भी कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो जैसे 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 1, और 9 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 1, दोनों का HCF कितना आ रहा है, 1। तो इनको हम बोलेंगे रिलेटिव प्राइम नंबर, ये इनको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्राइम नंबर। लेकिन डेफिनेशन क्या है, दोनों का HCF क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें दोनों क्या है, आपके कंपोजिट नंबर हैं,
एक कंपोजिट और एक प्राइम ले लो, जैसे 4 है और 7 है, तो 4 का क्या आएगा 2 × 2 × 1, और 7 में क्या आएगा 7 × 1, इनका भी HCF 1 आ रहा है, तो ये भी क्या हो गए आपके रिलेटिव प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, तो रिलेटिव प्राइम नंबर में डेफिनेशन कहती है कि उनका HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अब इतना आपको समझ में आया, तो देखो अब ये पहला ऑप्शन दिया है, अब इसमें पूछा है दो पूर्णांक P और Q एक से बड़े हैं और दोनों रिलेटिव प्राइम नंबर हैं, कि कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। देखो P और Q में भी प्राइम, तो दोनों क्या होना चाहिए, दोनों प्राइम हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो रिलेटिव प्राइम नंबर होने के लिए दोनों प्राइम हो भी सकते हैं, क्योंकि दोनों प्राइम होंगे तो भी आपका HCF 1 होगा और प्राइम नहीं होंगे तो भी HCF 1 होगा, ये पॉसिबिलिटी है, तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। बोथ P एंड Q में भी कंपोजिट, दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं, जैसे 4 और 9 दोनों कंपोजिट नंबर हैं। कंपोजिट का मतलब होता है भाज्य संख्या, तो ये भी आपका सही है। वन ऑफ P एंड Q में भी प्राइम और कंपोजिट, एक प्राइम और एक कंपोजिट हो सकता है, ये कंपोजिट है ये प्राइम है, तो ये भी आंसर आपका सही है। तो ये तीनों आंसर आपके सही हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा डी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट में आते हैं अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब ये देखिए इसमें से, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, हमको बताना है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर बोथ ग्रेटर देन 2 इज डिविजिबल बाय 2, तो ये क्या होगा। अब देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, अब देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर बोथ ग्रेटर देन 2 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि दोनों दो प्राइम नंबर जो 2 से बड़े हैं, यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं वो 2 से बड़े हैं, ठीक है ना, 2 से बड़े होना चाहिए आपके पास, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, ग्रेटर देन 2 स्वाभाविक है कि अगर हमने बताया अगर ग्रेटर देन 2 है तो दो और दोनों क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे, और दो ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा क्या आता है, इवन आता है। दो ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा क्या आता है, इवन, और इवन नंबर है तो वो 2 से परफेक्टली डिवाइड होगा, बिल्कुल सही है, पहला वाला आंसर बिल्कुल सही है। फॉर टू डिफरेंट इंटीजर, अब डिफरेंट इंटीजर दिया है तो एक को आपको m मानना पड़ेगा और दूसरे को n मानना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो टू डिफरेंट इंटीजर m एंड n आर प्राइम नंबर, ठीक है, नंबर, इफ p डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ n m एंड देन p डिवाइड बाय m और n। बोलता है m जो एक अभाज्य है संख्या है p के लिए, यदि p गुणनफल m इंटू n को विभाजित करता है तो p या तो m या तो n को विभाजित करेगा, बिल्कुल सही है। तो ये वाला आंसर भी बिल्कुल सही है कि अगर मान लो जैसे यहाँ पे देखो आपका 5 और 7 दो प्राइम नंबर हैं, ठीक है, 5 और 7 दो प्राइम नंबर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मान लिया है एक m की वैल्यू 5 मान ली और n की वैल्यू क्या मान ली 7, एंड अ प्राइम नंबर p, और एक प्राइम नंबर हमने p मान लिया। इफ p डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ m इंटू n, एक प्राइम नंबर हमने मान लिया 3, ठीक है, एक प्राइम नंबर हमने मान लिया, इफ p डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ m इंटू n, तो p जो है वो क्या है, p एक प्राइम नंबर है, p एक नंबर है, प्राइम नंबर p डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ m इंटू n, तो p जो है वो इनके प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, मतलब 35 को डिवाइड करता है, तो p या तो 5 को डिवाइड करेगा या तो 7 को डिवाइड करेगा, ये बिल्कुल सही है, ये वाला आंसर भी सही है। अब थर्ड वाले आंसर में आते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन क्या कहता है, यहाँ पे देखो 6n माइनस 1, इफ अ नंबर इज इन फॉर्म ऑफ 6n माइनस 1 देन इट इज अ प्राइम नंबर। और कोई नंबर 6n माइनस 1 के फॉर्म में है तो प्राइम नंबर होगा, ये सही है कि गलत है। अब देखो कोई भी प्राइम नंबर होता है, कोई भी प्राइम नंबर होता है तो प्राइम नंबर को आप 6 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बचता है वो हमेशा याद रखना, या तो 1 बचेगा या फिर 5 बचेगा। तो जो भी नंबर अगर वो प्राइम नंबर है
तो वो हमेशा या तो 6n+1 ±1 के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन आपका अब आप n की वैल्यू 36 रख दीजिए, n की वैल्यू 6 रख दीजिए। n की वैल्यू 6 रखेंगे तो ये 36 - 1 कितना आएगा 35। तो 35 प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है कि कोई भी नंबर 6n - 1 के फॉर्म में होगा तो हमेशा प्राइम नंबर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अब n की वैल्यू 6 रखेंगे, 6 6 36 -1 कितना हो गया 35। तो ये 35 प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, तो ये वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। नेक्स्ट आते हैं अपन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए देखो बच्चों, आपको क्या करना है, 100 तक प्राइम नंबर आपको याद होने चाहिए। ठीक है, 100 तक जितने प्राइम नंबर होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर आते हैं, 25 प्राइम नंबर आते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है, 2। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है, 23 29 31 37 41 43, ठीक है, फिर आपका आएगा 50 43 47। ठीक है, ये हो गए आपके 50 तक के प्राइम नंबर। 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। ये आपके टोटल कितने हो गए, 25 प्राइम नंबर हो गए। तो 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 101। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब देखो इस पे 2-3 क्वेश्चन होते हैं। ट्विंस प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का अंतर हो। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, ट्विंस प्राइम नंबर। या 2 कंटिन्यूस ऑड नंबर जो प्राइम है, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जो प्राइम है, वो आपका क्या कहलाते हैं, ट्विंस प्राइम नंबर। तो पूछेगा 1 से 100 तक कितने ट्विंस प्राइम नंबर होते हैं। तो 1 से 100 तक कितने ट्विंस प्राइम नंबर होंगे, एक ये हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 है, 2। ठीक है, 11 और 13 3 4। ठीक है, ये आपके 11 और 13 3 हो गए, 4 ये हो गए 5। ठीक है, 6 और फिर 6 के बाद 7 7 और ये कितने हो गए, 8। तो 1 से लेके 100 तक कितने ट्विंस प्राइम नंबर आते हैं, 8 आते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ट्विंस प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 कंटिन्यूस प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो। ठीक है, वो आपके ट्विंस प्राइम नंबर। अब बोलता है ए बी इज अ 2 डिजिट प्राइम नंबर। ए बी 2 अंकों के प्राइम नंबर है। तो 2 अंकों के प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होंगे, 11 से, और कहाँ तक जाएंगे, 97 तक। ए बी इज अ 2 डिजिट प्राइम नंबर, ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो हमको ए इज नॉट इक्वल टू बी मतलब 11 वाले को छोड़ देना है। ठीक है, अब हमारा शुरू कहाँ से होंगे, 13 से। इफ अ डिजिट आर रिवर्स, तो उनकी डिजिट को अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो रिवर्स करने के बाद भी वो क्या बनना चाहिए, प्राइम नंबर ही बनना चाहिए। ठीक है, तो रिवर्स करने के बाद भी क्या बनना चाहिए, प्राइम नंबर ही बनना चाहिए। तो पहला प्राइम नंबर देखो 3 को लेते हैं, इसको रिवर्स करेंगे 31 प्राइम नंबर है। दूसरा हम लेते हैं 17, इसको रिवर्स करेंगे कितना आएगा, 71। ठीक है, तो ये भी प्राइम नंबर है। 19 को लेंगे, 91 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो, जैसे 11 12 हो गया, 13 हो गया, इसके बाद 21 22 23 24 31 32 33 34। ठीक है, फिर 41 42 43 44, फिर 51 52 53 54, 61 62 63 64, 71 72 73 74, 81 82 83 84, 91 92 93 94। ये नंबर होंगे। अब देखो 2 डिजिट के नंबर ये हैं।
अब ये वाले नंबर तो हो नहीं सकते, क्योंकि बोल रहा है ए बी एक प्राइम नंबर है और उसको रिवर्स करने से भी जो नंबर बनेगा वो भी प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 21, अगर मान लो 23 एक प्राइम नंबर है, लेकिन जब इसको रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 32, तो यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा 2 तो इवन नंबर हो गया, मतलब ये प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। तो इस लाइन में कोई भी नंबर नहीं आएगा, क्योंकि रिवर्स करने पर यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा 2। इस लाइन में भी कोई नंबर नहीं आएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा 4। इस लाइन में भी कोई नंबर नहीं आएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो वो भी नहीं होगा, यूनिट प्लेस पर 5 है, मतलब 3 से भी जाएगा 5 से भी जाएगा। ठीक है, 5 से तो जाएगा ही जाएगा। ये भी नंबर, इस लाइन में भी कोई नंबर नहीं होगा और इस लाइन में भी कोई नंबर नहीं होगा। तो जो भी नंबर होंगे 11, 31, 71 और 91 की लाइन में ही होंगे। तो देखो पहला नंबर हो गया 13, रिवर्स करेंगे 31, दूसरा नंबर हो गया 17, रिवर्स करेंगे कितना आएगा। अब देखो तीसरा नंबर क्या होगा 37, रिवर्स करेंगे कितना जाएगा 73, और चौथा नंबर क्या हो जाएगा आपका 79, इसको रिवर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 97। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 97। तो ऐसे कितने नंबर हो जाएंगे आपके 13, 17, 37, और इन सबको आप ऐड करोगे तो इनका सम कितना आएगा 480। तो बोल रहा है देन द फाइंड द सम ऑफ ऑल सच नंबर, तो इनका सम कितना आएगा 480। ठीक है, तो आंसर आपका कितना आएगा 418। आया समझ में। तो बोल रहा था ए बी एक 2 डिजिट ऑड प्राइम नंबर है और उसको रिवर्स करते हैं तो जो नंबर बनेगा वो भी एक प्राइम नंबर बनेगा। तो हमारे पास ये नंबर होंगे, इनका आप सम कर दो तो आंसर कितना आएगा 418। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है 3 नंबर आ को प्राइम नंबर, इसका मतलब उनके बीच का एचसीएफ कितना है 1 है। ठीक है, को प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया, उनका एचसीएफ कितना होगा 1। अब बोलता है ईच अदर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 286, पहले और दूसरी संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो कितना होगा 286 होगा। ठीक है, और फिर बोलता है एंड द लास्ट 2 डिजिट इज लास्ट 2 इज 770, और लास्ट 2 मतलब 3 नंबर हैं 1, 2 और 3 नंबर हैं। तो पहले 2 नंबर ये हो गए और आखिरी के 2 नंबर ये हो गए, तो सेकेंड और थर्ड का प्रोडक्ट कितना आएगा आपका 770 आएगा। ठीक है, अब आपको बताना है व्हाट इज द सम ऑफ 3 नंबर, तो उन 3 नंबरों का सम क्या होगा। अब देखो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम, ये भी को प्राइम नंबर, ये दोनों को प्राइम नंबर है, मतलब सबका एचसीएफ क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। अब इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है 2। ठीक है, इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है 2, तो 2 एक ऐसा नंबर होगा जो सेकेंड नंबर होगा वो क्या होगा इन दोनों का एचसीएफ होगा। ठीक है, जो सेकेंड नंबर होगा वो क्या होगा इन दोनों का एचसीएफ। तो अब हमको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, जो भी नंबर दिए उनके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, इनके बीच का आप डिफरेंस निकाल लिए, 10 में से 4 गया कितना बचेगा, 10 में से 6 गए 4 बचा, यहाँ पे हो गया 16 84, और यहाँ 6 में से 2 गया कितना बचेगा 6 में से 2 गया 4, तो 484 आपका डिफरेंस हो गया। जो एचसीएफ होगा या तो 484 होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। ठीक है, हमारा जो एचसीएफ आएगा या तो वो 484 होगा या फिर 484 का कोई फैक्टर होगा जो हमारा एचसीएफ होगा। ये आप याद रखिए, हमेशा जो भी नंबर दिए रहते हैं उनका आप डिफरेंस निकाल लीजिए, अंतर निकाल लीजिए, या तो वही नंबर आपका जो अंतर आ रहा है वही एचसीएफ होगा या फिर इनका कोई गुणनफल होगा। ठीक है, तो 484 के अब हम फैक्टर निकालते हैं। 484 के अगर आप फैक्टर निकालोगे 2 से चला जाएगा 2 4 2, फिर 2 से चला जाएगा 1 2 1, फिर 11 से जाएगा और फिर 11 से जाएगा। अब जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, इनका कोई फैक्टर होगा। ठीक है, अब आप सोचो ये भी नंबर 2 से जाता है, ये भी नंबर 2 से जाता है, मतलब इनके एचसीएफ में 2 तो आएगा ही आएगा, लेकिन 4 नहीं आएगा क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होती है, इसका मतलब 2 बार 2 नहीं आएगा।
एक ही बार 2 आएगा, ठीक है। अब 11 से ये जा रहा है, देखो 8 और 8, ये भी नंबर 11 से जा रहा है, तो 11 से डिवाइड करके देखो कितना आएगा 70, तो एक 11 भी होगा। 2 बार 11 क्यों नहीं होगा कि 70 11 से फिर से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब इसका HCF कितना होगा 22। तो इन दोनों नंबरों का HCF कितना होगा 22 होगा। तो HCF कितना आ गया आपका 22 आ गया, मतलब जो सेकेंड नंबर है वो हमारा क्या है 22 है। तो फर्स्ट नंबर आपको मालूम नहीं, सेकेंड नंबर 22 और इनका प्रोडक्ट कितना है 286। 22 से इसको डिवाइड कर देंगे, 22 बन जा 22, कितना आएगा 6, तो 22 3 जा, तो फर्स्ट नंबर कितना हो गया 13। फर्स्ट नंबर हो गया 13, सेकेंड नंबर हो गया 22। अब यहाँ पे देखो सेकेंड नंबर 22 है, थर्ड नंबर आपको मालूम नहीं, बराबर 770। 11 से काटेंगे 2 बार और 11 से काटेंगे 70 बार, 2 से काटेंगे 35, तो थर्ड नंबर क्या हो गया 35। इनका सम पूछा है, तो सम यहाँ पे कितना आ गया 0, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, तो इनका सम कितना आएगा 70। तो आंसर कितना आएगा आपका 70, ठीक है। तो सिंपल है, आपको क्या निकालना था HCF, और HCF निकाल के इसको सॉल्व कर लेना था। अब ये बच्चों रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, ये क्वेश्चन रीजनिंग का। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज विक्रम एंड शैलेश आर स्टैंडिंग इन अ लॉन विद देयर बैक टूवर्ड्स ईच अदर। विक्रम शैडो फेल एग्जैक्टली टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड। तो विक्रम की जो शैडो है वो उसके लेफ्ट हैंड की तरफ पड़ रही है। द डायरेक्शन शैलेश फेसिंग, ठीक है। एक सुबह सूर्योदय के समय विक्रम व शैलेश एक लॉन में एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े। कई बार ये दिया रहेगा फेस करके खड़े थे, कई बार दिया इसमें दिया है पीठ करके खड़े थे। विक्रम की छाया एकदम बाएं हाथ की तरफ बन रही थी, ठीक है। विक्रम शैडो फेल एग्जैक्टली टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन में कभी भी लिखा हो कि अगर आपकी शैडो जो है, ठीक है, आपकी शैडो जो है, मान लीजिए अगर मान लीजिए उनकी शैडो लेफ्ट में बनती है या राइट में बनती है, ठीक है, लेफ्ट या राइट में बन रही है, ठीक है। आप मान के चलिए अगर क्वेश्चन में लिखा है कि शैडो बाईं ओर बन रही है या दाईं ओर बन रही है, ठीक है, ऐसा अगर क्वेश्चन लिख के दे रहा है तो समझ लीजिए व्यक्ति ऐसे ऐसे खड़े हैं, मतलब एक व्यक्ति नॉर्थ और एक व्यक्ति साउथ की तरफ फेस किया है, ठीक है। चाहे वो सनराइज हो चाहे सनसेट हो, अगर क्वेश्चन में लिखा है लेफ्ट और राइट में बन रही है, मतलब व्यक्तियों को आपको ऐसे खड़े करना है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है कि शैडो फ्रंट में बनती है या बैक में बनती है, ठीक है, फ्रंट में बनती है या बैक में बनती है, आगे बनती है या पीछे बनती है, क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है आगे या पीछे बनती है, तो आपको व्यक्तियों को ऐसे खड़े करना है, ठीक है। सनराइज हो चाहे सनसेट हो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और क्वेश्चन में ये लिख के दे रहा है कि शैडो अगर लेफ्ट में बनती है राइट में बनती है, तो समझ लीजिए व्यक्ति ऐसे नॉर्थ साउथ की तरफ फेस करके खड़े हैं, और फ्रंट और बैक में बनती है तो ईस्ट वेस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड, ठीक है, मतलब बादम आपके एकदम बाईं ओर बनती है, तो व्यक्ति हमारे कैसे खड़े होंगे, इस तरीके से खड़े होंगे। और सनराइज है, ठीक है, सनराइज है मतलब सन इधर होगा, एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं, तो एक व्यक्ति इस तरफ फेस किया, एक व्यक्ति इस तरफ। अब जो व्यक्ति बच्चों नॉर्थ की तरफ फेस किया है, देखो अगर सन आपका ईस्ट में है तो शैडो इधर बनेगी, ठीक है, शैडो किधर बनेगी इस तरफ। जो व्यक्ति नॉर्थ की तरफ फेस किया उसका ये लेफ्ट कहलाएगा, उसके लेफ्ट में शैडो बन रही है। और जो व्यक्ति साउथ की तरफ फेस किया है, जो व्यक्ति साउथ की तरफ फेस किया है उसके राइट में शैडो बन रही है। इस व्यक्ति के किस तरफ बन रही है, राइट में, और इस व्यक्ति के किस तरफ बन रही है, लेफ्ट में। अब क्वेश्चन पढ़ो, विक्रम की छाया एकदम बाएं हाथ की ओर बन रही थी, तो जिसके लेफ्ट में शैडो बन रही है वो विक्रम है, तो लेफ्ट में इसके शैडो बन रही है, तो इसका मतलब ये विक्रम है और ये शैलेश होगा, ठीक है, ये आपका क्या है शैलेश। तो पूछ क्या रहा है, शैलेश का मुख किस दिशा में है,
तो सैलिस का मुख किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। ठीक है, सैलिस का मुख किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। और बोल रहा है एक दूसरे की ओर फेस करके खड़े हैं, तब एक दूसरे की ओर फेस करके खड़े हैं तो हमको ऐसे बनाना पड़ता। ठीक है, तो फिर आप ऐसे बनाते, समझ में आया? अभी यहाँ पे पीठ करके खड़े हैं तो एक का मुंह ऊपर होगा और एक का मुंह किधर होगा? नीचे होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? साउथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ रिवर फ्लो वेस्ट टू ईस्ट। एक, अब इस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक रिवर है, नदी है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, रास्ते में बाएं मुड़ती है तथा पहाड़ी के चारों ओर अर्धवृत्त में जाती है। ठीक है, बाएं मुड़ती है, तो आपकी नदी जो थी वो वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही थी। तो वेस्ट है ये और ईस्ट की तरफ जा रही थी, बीच में एक पहाड़ी मिलती है। ठीक है, फिर अर्धवृत्त में जाती है, फिर बाएं मुड़ती है। तो जो व्यक्ति ईस्ट में जा रहा होगा उसका बाएं कहाँ होगा? ऊपर, ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, बाएं मुड़ती है मतलब ऊपर की, फिर पहाड़ी के चारों ओर अर्धवृत्त में जाती है। तो पहाड़ी के चारों ओर अर्धवृत्त में जाती है मतलब ऐसे। अब ऐसे नहीं जाएगी, अर्धवृत्त इतना ही हो गया, फिर इसके बाद वो सीधे जाने लगेगी। ठीक है, अर्धवृत्त में जाती है, फिर समकोण में बाएं मुड़ जाती है। अब वो नदी इस तरफ जा रही थी, फिर समकोण में बाएं मुड़ जाती है मतलब इस तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, समकोण में बाएं मुड़ जाती है तो इस तरफ मुड़ जाती है, समकोण में बाएं मुड़ती है। अब अंतिम रूप से वो किस दिशा में जा रही है? तो अंतिम रूप से वो किस दिशा में जा रही है? तो अंतिम रूप से वो पश्चिम दिशा में जा रही है। ठीक है, अब अंतिम रूप से वो किस दिशा में जा रही है? तो हमारा आंसर क्या आएगा? पश्चिम में जा रही है। ठीक, तो इसका आंसर आएगा आपका पश्चिम में जा रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन भी सरल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि डेली इन द मॉर्निंग शैडो ऑफ गोल गुम्बद फॉल ऑन 12 खंबा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 12 कमान, तो देखो यहाँ पे गोल गुम्बद की मॉर्निंग में सन ईस्ट में होगा, तो बोलता है गोल गुम्बद की जो शैडो है, अब ईस्ट में है तो इसकी शैडो 12 कमान पर पड़ती है, तो ये 12 कमान है, इसकी शैडो इस पे पड़ती है। ठीक है, और फिर बोलता है ठीक गोल गुम्बद पर पड़ती है, और गोल गुम्बद, अब यहाँ पे पूछता है शाम के वक्त 12 कमान की शैडो, शाम के वक्त सन यहाँ पे आ जाएगा तो 12 कमान की शैडो इस पे पड़ेगी। अब वो बोलता है बताइए गोल गुम्बद 12 कमान के किस दिशा में है? तो 12 कमान के गोल गुम्बद किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ईस्टर्न साइड। ठीक है, पूर्व दिशा में है। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई कठिन नहीं था।